Hello dear students, welcome back to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and today we are going to discuss previous year questions of topic solution or we can say colligative properties. तो बच्चों आज के पेपर में आपको क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। क्वेश्चन आपको दे रखा है और आंसर जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है, तो प्रॉब्लम आनी नहीं है। तो बच्चों अगर 12th बोर्ड की तैयारी हो गई है, नीट की तैयारी के लिए, जेई की तैयारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि तैयारी हो तो आप इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहना। डेली आपको नीट और जेई के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, इससे आपको तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम शुरू करेंगे 12th क्लास के क्वेश्चन से, आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के क्वेश्चन पे। ठीक है, क्लास 11 का जो भी सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि KF ऑफ बेंजीन इज 5.12 किलो केल्विन मोल इनवर्स। तो आपको बच्चों बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। ठीक है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट यानी KF दे रखा है 5.12 किलो केल्विन मोल इनवर्स। ओके, अब बच्चों द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी। तो अब आपको सॉल्यूशन की मोलालिटी भी दे रखी। मोलालिटी कितनी है? तो सॉल्यूशन की मोलालिटी है बच्चों 0.078 मोल्स पर केजी। ठीक है, कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऑफ बेंजीन इज राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके आपको आंसर देना है। तो बच्चों KF दे रखा है, मोलालिटी दे रखा है और आपसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और हिंदी में बोले तो हिमांक अवनमन बताओ यानी कि डेल्टा TF बताओ। ठीक है, तो भाई डेल्टा TF जो है ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो बच्चों हमें फॉर्मूला याद है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब वैसे तो हम I से भी मल्टीप्लाई करते हैं, I वेंट ऑफ फैक्टर, लेकिन बच्चों यहाँ पर्टिकुलर कोई सॉल्यूट आपके पास है नहीं, है ना। आपके पास अच्छा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझते हो जो आयंस में टूटता ही नहीं, जैसे शुगर है, ग्लूकोज है, यूरिया है। ठीक है, तो जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो तुम I यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर 1 मान के चलो, है ना। तो आप ये नहीं सोचना मैम ने I नहीं लिखा है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चों I वेंट ऑफ फैक्टर कितना होता है 1, तो 1 हटा दो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो बच्चों डेल्टा TF इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे KF की वैल्यू हमारे पास है 5.12 और मोलालिटी कितनी है 0.078। ठीक है, तो बच्चों फटाफट 5.12 को 0.078 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आता है। 5.12 मल्टीप्लाई विद 0.078 मिल गया बच्चों आंसर। फटाफट निकालो, तो आपका आंसर जो आया है दैट इज 0.397। ठीक है बच्चों, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.397, तो राउंड ऑफ कर दो तो 0.40 केल्विन। ठीक है, अब ये डिप्रेशन है, चाहे केल्विन हो चाहे सेंटीग्रेड हो, मतलब इतनी कमी आएगी, है ना। अब वो सेंटीग्रेड से कम करोगे तो उतनी कमी आ जाएगी, केल्विन में कम करोगे तो उतनी कमी आएगी। तो यूनिट का कोई यहाँ पे मतलब वो इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो बच्चों 0.40 यानी आपका आंसर हुआ है 1। चेक कर सकते हैं आप। ओके बच्चों, क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ N ऑक्टेन, है ना। ये देखो हिंदी में लिखा है नॉर्मल ऑक्टेन है, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ठीक है, तो भाई 8 ग्राम तुम्हारे पास सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट मास हम ले लेते हैं स्मॉल w। ठीक है, तो ये सॉल्यूट है 8 ग्राम। ओके, किस में मिलाया, तो हम कहेंगे 114 ग्राम नॉर्मल ऑक्टेन। ठीक है, तो ऑक्टेन का जो फॉर्मूला है बच्चों, ऑक्टेन है C8 और H डबल से 2 ज़्यादा H80,
है ना, ऑक्टेन एल्केन है, 8 कार्बन रखने हैं तो कार्बन 8, एल्केन में हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा होते हैं तो 16 और 2 18। ठीक है, तो भाई आपने 114 ग्राम नॉर्मल ऑक्टेन लिया तो कैपिटल W 114 ग्राम। तो बच्चों स्मॉल w मतलब सॉल्यूट और कैपिटल W मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, आप 1 2 भी कर सकते हैं, 1 को सॉल्यूट मान लो, 2 को सॉल्वेंट मान लो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 8 ग्राम तुमने सॉल्यूट लिया, 114 ग्राम नॉर्मल ऑक्टेन में मिलाया ताकि इसका वेपर प्रेशर जो है वो 80% तक हो जाए, रिड्यूस हो जाए। कुछ भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाए और कम होके 80%। तो मैं शुरू में मान लेती हूँ 100 और बाद में मान लेती हूँ कम होके 80 हो गया। ठीक है, तो बच्चों लेट द वैल्यू ऑफ पी नॉट, तो मैंने मान लिया कि पी नॉट जो है वो आप ले लो 100 और पी एस जो है वो ले लो 80। इससे थोड़ा इजी रहेगा, है ना। नहीं तो तुम लिख सकते हो पी नॉट को तो पी नॉट ही रहने दो, पी एस को 0.80 पी नॉट, पी नॉट का 80% हो गया। ठीक है, अब द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो भाई तुम्हें स्मॉल m यानी कि मोलर मास बताना है और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऑक्टेन का मोलर मास आपको निकालना ही नहीं है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, तो 114 ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, तो अब सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, राउल्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। राउल्स क्या कहता है कि अगर आप कोई सॉल्वेंट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आती, और वेपर प्रेशर में कमी जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होती है ना। अब डाइल्यूट है तो हम कैपिटल एन को कैपिटल एन के सामने स्मॉल एन को इग्नोर कर देते हैं। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला है बच्चों राउल्स लॉ का, वो फॉर्मूला था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल हमेशा सॉल्यूट के लिए और कैपिटल हमेशा सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो अब चल लो, तो भाई पी नॉट कितना है, तो बच्चों पी नॉट हमने लिया है 100, पी एस कितना है तो वो है 80, अगेन पी नॉट तो 100। नाउ स्मॉल w, तो स्मॉल w है बच्चों 8 ग्राम, कैपिटल M मोलर मास सॉल्वेंट का 114। नाउ स्टूडेंट्स कैपिटल W 114 और स्मॉल m तो वो हमें फाइंड करना है। ओके, अब क्या करें, तो भाई 114 तो कैंसिल हो गया, ये आया 20/100। ठीक है, तो भाई 20 अपॉन 100 इक्वल्स टू आ गया बच्चों 8/m। ठीक है, तो मोलर मास निकाल दो, है ना, m क्या है मोलर मास, तो ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है भाई, तो 80/2 तो मैं कह दूँ 40 ग्राम पर मोल आंसर हो जाना चाहिए, तो आपका आंसर है 40। क्लियर, आया आंसर कि नहीं आया चेक कर लो, है ना, अपने आप पॉज करके खुद ही कर लो पहले उसको, फिर मैच कर लो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ मोलालिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट KF विल बी। तो भाई आपने एक सॉल्यूशन की मोलालिटी डबल कर दी, है ना, आपको बताना है KF पे क्या असर पड़ेगा। तो बच्चों KF है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, KF क्या है, तो KF है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब तुम 1 किलो सॉल्वेंट ले लो, मोलालिटी जो होगी वो होगी, 1 किलो सॉल्वेंट ले लो और उसके लिए KF की वैल्यू जो है वो फिक्स कर देते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट है तो मोलर मास फिक्स रहेगा, है ना। सॉल्वेंट हम 1 kg ले लेते हैं और अगर वेट चेंज होता है तो हमने फॉर्मूले में लिखा ही है वेट की वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट किसी सॉल्वेंट के लिए है और वो फिक्स होता है ना, इसको चेंज नहीं कर सकते बार बार, चाहे मोलालिटी कितनी भी चेंज करो, है ना। आपका फॉर्मूला है डिप्रेशन कांस्टेंट पूछा है ना, तो बच्चों डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी, KF इंटू मोलालिटी। तो बच्चों अगर मोलालिटी चेंज होगी तो डिप्रेशन चेंज होगा, डिप्रेशन कांस्टेंट क्या रहेगा, ये तो सेम रहेगा, ये थोड़ा ना चेंज होगा, है ना, ये चीज़ बदल रही है इसके साथ, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा इट विल बी अनचेंज्ड, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। नाउ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड
द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन of 6.5 gram solute in 100 gram water is 732 मिलीमीटर। तो भाई आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट कितना है, तो 6.5 ग्राम सॉल्यूट है और सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम है। तो चलो पहले डेटा लिख देते हैं कि भाई स्मॉल w है 6.5 ग्राम, ठीक है, और कैपिटल W जो है बच्चों दैट इज 100 ग्राम, ये भी ठीक है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें इतना सॉल्यूट इतना सॉल्वेंट इज 732। तो भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 732 मिलीमीटर। और बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्वा सॉल्यूशन है ना, पानी तो है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, तो बच्चों ये आपको याद रखना है, वाटर का वेपर प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर, है ना भाई। 100 डिग्री पे पानी बॉईल हो जाता है क्योंकि उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई वाटर का वेपर प्रेशर जो है दैट इज 760 और सॉल्यूशन का वैसे भी कम होना था तो 732। केबी भी दे रखा है भाई आपको 0.52, ठीक है, तो 0.52 किलो केल्विन मोल इनवर्स आता है। तो बच्चों फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन तो आपको टीबी बताना है, ठीक है। तो भाई कोई बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बता दे तो मैं बॉइलिंग पॉइंट तो बता ही दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला क्या है याद करो। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला था 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल m। तो मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास सॉल्यूट क्या है वो तो मुझे पता ही नहीं, सॉल्यूट क्या है वो तो आपको पता ही नहीं है। तो मैं कहूँगी यार m तो पता ही नहीं है, अब m पता ही नहीं तो ये फॉर्मूला तो काम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर यूज़ करने से मतलब ही नहीं, क्योंकि दिमाग में पहले यही आता है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, ठीक है। तो हम वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। अब हमें वेपर प्रेशर दे रखा है, ठीक है, उसको काम में लेते। तो बच्चों वेपर प्रेशर और लोवरिंग भी दे रखी है, तो राउल्स लॉ पढ़ा है हमने, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू, तो वो इक्वल्स टू स्मॉल w कैपिटल M और कैपिटल W स्मॉल m, ठीक है। तो आप कहोगे लो फिर फंस गए, m तो यहाँ पे भी है वो तो हमें पता ही नहीं, ठीक है, लेकिन m फाइंड भी कर सकते हैं, स्मॉल w कैपिटल W m सब पता है, ठीक है। लेकिन m फाइंड करना नहीं है, हम क्या करते हैं दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट हो जाए। हालांकि तुम स्मॉल m फाइंड कर लोगे वापस उसमें रख दोगे तो आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। ये फॉर्मूला रख के स्मॉल m की वैल्यू निकाल दो और वहाँ डाल दो, ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट क्यों बता रही हूँ, तो देखो एग्जाम है, कॉम्पिटिशन है, थोड़ा जल्दी करना रहता है। अब देखो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या था, तो हम कहते हैं मोलेलिटी होता है सॉल्यूट मास अपॉन सॉल्यूट मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी अगर मैं सब हटा दूं तो मोलेलिटी बन जाता है। तो बस बढ़िया काम हो गया हमारा। P0 माइनस PS अपॉन P0, तो भाई P0 है बच्चों 760, PS है 732, अगेन P0 कितना है, तो P0 है 760 इक्वल्स टू, सॉरी मल्टीप्लाई विथ 1000 भी तो है, तो मल्टीप्लाई विथ 1000 इक्वल्स टू मैं लिख दूं बच्चों मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी मल्टीप्लाई विद, तो मोलर मास कैपिटल M है, सॉल्वेंट का मोलर मास, तो यहाँ सॉल्वेंट वाटर है ना भाई, यहाँ सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो वाटर का मोलर मास कितना है 18, ठीक है। तो भाई 760 में से 732 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 760 मल्टीप्लाई विद 1000 अगेन डिवाइडेड बाय 18, दिस इज मोलैलिटी। बस अब आपका काम हो गया बच्चों, मोलैलिटी तो आ ही गया, ठीक है। अब मोलैलिटी यहाँ से अगर तुम फाइंड कर लोगे तो यहाँ से मोलैलिटी आएगी 2, ठीक है, तो मोलैलिटी हो गई 2 मोल पर kg, ओके, है ना। 1.99 आए तो भी 2 ले लेना, ओके बच्चों। तो मोलैलिटी जो आ गई वो आपके पास आ गई 2। अब आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा TB इक्वल्स टू, तो मैं कह दूंगी भाई KB इंटू मोलैलिटी,
ठीक है, तो के बी कितना है, तो भाई के बी है 0.52, मोलैलिटी कितनी है 2, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लो, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो आएगा दैट विल बी 1, ठीक है। 0.52 केल्विन होना चाहिए, किलो केल्विन मोल इनवर्स है ना, यूनिट नहीं दिया है, तो भाई 1 से बढ़ जाएगा, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड हो, है ना। तो हम कहेंगे भाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1 डिग्री से बढ़ जाएगा। अगर केल्विन में बढ़ाओगे तो भी 1 जोड़ देना, और डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाओगे तो भी 1 जोड़ देना। तो भाई बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन 1 का हो गया, मतलब इंक्रीमेंट 1 का हो गया, ठीक है। अब तुमसे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो बच्चों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो हम कहेंगे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप क्या कह रहे हो कितना बढ़ रहा है वो जोड़ दो, ठीक है। तो भाई सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो 100 डिग्री, और हम कह रहे हैं भाई बढ़ोतरी जो हुई है, इंक्रीज जो हुआ है वो 1 से हुआ है, तो आप चेक करो, आपका आंसर 101 है, तो करेक्ट है बच्चों। 101 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आ गया क्या आंसर आपका 101, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, 101 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल, कितना सरल क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ लिखा नहीं है कौन से एग्जाम में आया है, नेक्स्ट जो आने वाली स्लाइड से नेक्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो में आपको रिटन में मिलेगा, ठीक है, क्या आया है, किस में आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑफ द फॉलोइंग 0.1m एक्वस सॉल्यूशंस विच वन विल एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो आपके पास भाई ये 4 ऑप्शन है, सबकी मोलैलिटी जो है, ये मोलैलिटी है, सबकी मोलैलिटी जो है बच्चों वो 0.1 है, ठीक है। अब ये कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे ज्यादा किस में होगा, तो भाई हमें तो यही फॉर्मूला पता है, KF इंटू मोलैलिटी। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला क्या है, KF इंटू मोलैलिटी, लेकिन ये सब तो इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज को छोड़ दूं तो ये सब तो टूटने वाले हैं, तो भाई I से मल्टीप्लाई करते हैं। I होता है वेंट ऑफ फैक्टर, ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल। भाई आप तो 0.1 मोलैलिटी कह रहे हो, मतलब आप कह रहे हो 1 किलो में मैंने 0.1 घोला है, 0.1 मोल घोला है, लेकिन वो जाते ही टूट गया तो टुकड़े हो गए ना, है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए। तो बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, ऑब्जर्व्ड मोल। आप कह क्या रहे हो और पानी में जाके हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो KCl कितने में टूटेगा बच्चों, तो KCl टूटेगा K प्लस और Cl माइनस, तो इसके 2 टुकड़े होंगे, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर होगा 2, ठीक है। अभी भाई ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो पानी में घुलता है क्योंकि ये वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, अदरवाइज इसके टुकड़े नहीं होते, भी कार्बन अलग हाइड्रोजन अलग, ऐसा नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो हम कहेंगे नहीं ये तो नहीं टूटेगा, तो भाई इसका ऑब्जर्व्ड मोल और थियोरेटिकल मोल सेम रहेगा, यानी वेंट ऑफ फैक्टर इसका 1। नाउ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो बच्चों इसके टुकड़े कैसे होंगे, तो हम कहेंगे भाई 2 तो एल्यूमिनियम आयन आएंगे और 3 जो है वो सल्फेट आयन आएंगे, है ना। तो टोटल कितने हो गए, तो आप कह रहे हो 1 मोल घोला है पर 3 और 2 5 मोल पानी में जाके दिख रहे, है ना। तो बच्चों इसका जो वेंट ऑफ फैक्टर है दैट विल बी 5, 5 टुकड़े होंगे। सिमिलरली K2SO4, तो ये टूटेगा 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, तो इसके 3 हिस्से होंगे डिवाइडेड इनटू 3 आयंस, सो I विल बी हियर 3, इसका वेंट ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे तो ये बताना है सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किस में आएगा, तो चेक कर लो भाई I सबसे ज्यादा किस में, तो आई थिंक तुम्हें आंसर मिल गया कि I जो है वो सबसे ज्यादा आ रहा है, किस में आ रहा है बच्चों, चेक करो, तो I सबसे ज्यादा आ रहा है 2 1 5 3, मिल गया आंसर, I सबसे ज्यादा आ रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा I5, इसलिए आंसर ये है ना, I रखोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट तो घटेगा, कमी बढ़ेगी, है ना। और आपसे पूछा भी ये है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, सिंपल चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन 200 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है भाई, तो प्रोटीन सॉल्यूशन जो है ना, उसका वॉल्यूम है 200 ml, ठीक है, ऑफ प्रोटीन 1.26 ग्राम ऑफ इट इज प्रेजेंट, तो भाई इस वॉल्यूम में प्रोटीन का जो मास है वो इतना है, तो भाई प्रोटीन का वेट दे दिया
वॉल्यूम भी दे दिया सॉल्यूशन का। एट 300 केल्विन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है तो टेम्परेचर चाहिए होता है, तो हम कहेंगे टेम्परेचर है, ठीक है भाई, 300 केल्विन। और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है बच्चों, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई, तो ये है 2.57 इंटू 10⁻⁻3, और ये बार होगा बच्चों, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो बार में है, बार इंटू लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे भी हिंदी में आपको बार लिखना है, ठीक है। चलो, अब आर की वैल्यू आपको बार में दी है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बार में ही है, गिवन होगा एग्जाम में एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया 0.083 बार इंटू लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके भाई, अब क्या पूछा है, तो मोलर मास ऑफ प्रोटीन बता दो, ठीक है। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला याद कर, है ना, पाई इक्वल्स टू CRT, सी क्या था, कंसेंट्रेशन, और कंसेंट्रेशन की वैल्यूज पुट करोगे तो एक और फॉर्मूला आ गया था तुम्हारे पास, पाई इक्वल्स टू WRT/mv, ठीक है। और अगर वॉल्यूम मिली लीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट करो, तो 1000 से डिवाइड करो, या 1000 यहाँ लिख दो, है ना, अगर ये मिली लीटर है तो ऊपर 1000 लिख दो, बस। अब क्या है, अब तो वैल्यू पुट करनी है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कितना है भाई, तो ये है 2.57 इंटू 10⁻⁻3। स्मॉल w कितना है, तो ये है 1.26। आर की वैल्यू कितनी है, 0.083। टेम्परेचर कितना है, तो 300 केल्विन मल्टीप्लाई विद 1000, ठीक है। ये सब के सब डिनोमिनेटर में है ना, सॉरी न्यूमरेटर में है। अब डिवाइडेड बाय मोलर मास तो मुझे फाइंड करना है, और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है भाई 200, तो वॉल्यूम हो गया 200। अब इस सॉल्व तो तुम्हें करना पड़ेगा, इसको 500 कर देती हूँ, ठीक है। तो अब तुम मोलर मास फाइंड कर लो, है ना, दिमाग लगाओ, फटाफट सॉल्व करो। 1.26 मल्टीप्लाई विद 0.083 मल्टीप्लाई विद 3, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 3, और कितना बचा, 500 भी ऊपर ही है ना, तो ये 500 डिवाइडेड बाय 2.57 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है बच्चों। तो सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा 61038, ठीक है, ग्राम पर मोल, है ना। ये फाइनल आंसर आएगा आपके पास 61038 ग्राम पर मोल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है, 61038। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, खाली कैलकुलेशन है थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 मोलल। ओके, तो भाई मोलैलिटी दे रखी है आपको, ठीक है। तो बच्चों मोलैलिटी कितनी है, तो वो है 0.1 m। ओके, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड इज 30% आयोनाइज्ड, तो एसिड है तो आयोनाइज्ड हो गई। और बच्चों अल्फा डिसोसिएशन, हिंदी में लिखना है अल्फा वियोजन, 30% है, मतलब 30/100 है, ठीक है। केएफ भी दे रखा है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलैलिटी, ठीक है, मतलब वही है आपका मोल, तो नीचे आ जाएगा मोलैलिटी है, सॉरी मोलैलिटी, मतलब मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर केजी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, केएफ आ गया है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो भाई फ्रीजिंग पॉइंट तो तब बताओगे जब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पता होगा, है ना। और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन तो हम कहेंगे भाई डेल्टा TF इक्वल्स टू, वैसे तो फॉर्मूला होता है KF इंटू मोलैलिटी, लेकिन ये तो आइडियल फॉर्मूला है, मतलब जैसा आपने घोला है ना वो वैसा का वैसा रहना चाहिए, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। तो आप तो खुद ही बता रहे हो भाई वीक एसिड है और वो 30% आयोनाइज्ड हो रखा है, तो भाई 30% आयोनाइज्ड हो रखा है तो I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब I क्या है, तो वेंट ऑफ फैक्टर है ना।
अब एसिड का भी फॉर्मूला तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना सा नॉलेज है कि भाई 30% घुल जाता है। तो बच्चों इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा डिसोसिएशन में आपका फॉर्मूला लगता है 1 - I अपॉन 1 - N, ठीक है ना। या दोनों साइड ऊपर नीचे अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ तो I - 1 अपॉन N - 1, क्योंकि इन केस ऑफ डिसोसिएशन वेंट ऑफ फैक्टर 1 से ज़्यादा होता है तो I - 1 कर दो, और टुकड़े भी 1 से ज़्यादा होंगे तो N - 1। तो आंसर ये इससे लिखो चाहे इससे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। आपको लगे आपने ये बताया, मैंने ये पढ़ रखा है ना, या मैंने ये पढ़ा नहीं है, मैंने तो ये पढ़ा है, तो वो एक ही बात है, उसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अल्फा डिसोसिएशन तो है तुम्हारे पास, कितना है 30%, यानी 30 डिवाइडेड बाय 100, 1 - I तो मुझे फाइंड करना है। अभी N कितना रखोगे बच्चों, दिमाग लगाओ। तो भाई आपके पास एसिड है, अब इससे ऐसा तो बोला नहीं कि मोनो बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है। तो भाई अगर कुछ नहीं कह रहा है तो मैं तो यही मानूंगी ना कि भाई एसिड है तो 1 प्रोटॉन देगा, मुझे क्या पता 2 प्रोटॉन देगा, 3 देगा, 4 देगा। अगर वो बोलता तो मान लेते, अदरवाइज अगर मैं तुम्हें कहूँ एसिड तो तुम ये तो कहोगे जो HN देता है। अब भैया कितने देता है तो आपने बोला नहीं है, तो हम मानेंगे 1 HN देता है। तो बच्चों एक एसिड है, वैसे तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, मोनोबेसिक एसिड जो 1 HN देता है, ठीक है। HX की जगह मैं HA लिख देती हूँ, A मतलब एसिड, ठीक है। तो प्रोटॉन भी हो गया और A-। तो तुम देखो कि भाई एक एसिड के टुकड़े कितने हुए, तो H+ और A-, तो 2 टुकड़े हुए तो N = 2। अभी तुम कहोगे पिछली बार जो आपने क्वेश्चन कराया था वहाँ तो आपने I लिख दिया था जितने टुकड़ों में टूटता है। तो भाई वहाँ उसने कहा थोड़ा ना 30% टूट रहा है, 40% टूट रहा है, तो मैंने तो मान लिया पूरा टूट रहा है। तो अगर पूरा ही टूट रहा है, अगर मैं यहाँ अल्फा 100% रख दूंगी तो I और N सेम आ जाएगा, और अगर नहीं आपको पता है अल्फा कितना है तो फिर I डिफरेंट आएगा। तो यहाँ मैंने रख दिया 1 - 2, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो, चाहे इस फॉर्मूले को लगा लो, फर्क पड़ना नहीं है। अब यहाँ से तुम I निकालो बच्चों, तो I की जो वैल्यू होगी, I आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से 1.3। सॉल्व कर लोगे, है ना, ये -1 है और सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो भाई I की वैल्यू आ गई 1.3। अब फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, पहले डिप्रेशन निकाल देते हैं। तो डेल्टा TF = I × KF × मोलैलिटी, ठीक है भाई, I × KF × मोलैलिटी। अब क्या करें, तो भाई I कितना है 1.3, ठीक है। KF कितना है, तो KF है 1.86, और मोलैलिटी कितनी है, तो बच्चों मोलैलिटी है 0.1, ठीक है। अब सॉल्व करो, देखो बहुत सारे बच्चों के नाम तो मुझे याद आएंगे, आंसर भी आ गए होंगे, है ना, खटाक से मैडम ये आंसर है, मैडम ये आंसर है। तो बताओ क्या आंसर है, थोड़ा सा सोचो, सॉल्व कर लो। तो तुम्हारा आंसर आया होगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है दैट इज 0.24, ठीक है। अब बच्चों 0.24 डिप्रेशन है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो मैं सेंटीग्रेड लिख देती हूँ, है ना। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई पानी तो 0 पे फ्रीज होता है ना। अब तुम कहोगे नहीं, अगर मैं ये एसिड मिलाऊंगा जो 30% आयोनाइज्ड होता है तो वो 0 पे फ्रीज नहीं होगा, 0 से नीचे फ्रीज होगा। तो भाई 0 से नीचे होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। तो वैसे तो 0 पे फ्रीज होता था, है ना, और डिप्रेशन मतलब कमी। तो बच्चों कितनी कमी आई, तो मैं कह रही हूँ 0.24 की कमी आई। तो अब तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में, 0 से नीचे फ्रीज होगा और 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर, कोई समस्या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, मोलर मास दे रखा है, ठीक है भाई। तो सुक्रोज का सॉल्यूशन है, मतलब सुक्रोज सॉल्यूट है, मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल, ठीक है भाई। हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो भाई सुक्रोज का वेट भी दे रखा है, वेट है 68.5 ग्राम्स, और कैपिटल W मास जो है वो है 1000 ग्राम्स, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी, तो पहले डिप्रेशन बता दो फिर फ्रीजिंग पॉइंट बता ही देंगे, है ना।
अब KF आपको दे रखा है 1.86 किलो कैल्विन पर मोल। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या करें, तो हम वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, कैपिटल W है और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, सुक्रोज है ना, तो सुक्रोज पानी में जाएगा तो नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, कुछ नहीं होगा इसका, ये तो पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से घुलता है ना, तो I1 रहेगा। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूले में I ना लिखूं तो आपको टेंशन नहीं करनी कभी I लिखा कभी ना लिखा। अगर मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूट ही नहीं रहा है, तो मत लिखो, I की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, तो आपका फॉर्मूला है 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W स्मॉल m, या बच्चों मोलैलिटी इंटू KF लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अगर वो याद है तो मोलैलिटी लिख दो, फिर मोलैलिटी फाइंड तो ऐसे ही करनी। तो 1000 हो गया, KF की वैल्यू कितनी है भाई 1.86 हो गई, स्मॉल w कितना ग्राम है, तो 68.5 ग्राम है, कैपिटल W कितना है, तो भाई कैपिटल W आपके पास है 1000, चलो एक तो कैंसिल हुआ डेटा, और स्मॉल m कितना है, तो ये है 342। फटाफट सॉल्व करो बच्चों, 1000 तो कैंसिल हो गए और बाकी सॉल्व कर लो। 1.86 को आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 68.5 से। ठीक है, तो ये आएगा 127.41, डिवाइड करना है आपको 342, तो आपको मिलेगा 0.37। ठीक है, तो ये आ गया 0.37, सेंटीग्रेड था ना, यहाँ पे कैल्विन था तो कैल्विन लिख देंगे। चलो भाई, वैसे भी क्या है, इतने डिग्री से डिप्रेस हुआ है, अब सेंटीग्रेड में हो तो सेंटीग्रेड से कम कर देना, कैल्विन में हो तो कैल्विन से कम कर देना, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं। अब देखो जल्दबाजी में 0.37 मिल भी जाएगा और टिक भी कर दोगे, बस वही गलती है। चेक कर लो पूछा क्या है, डेल्टा TF नहीं पूछा है, हमने TF पे क्वेश्चन मार्क करा है, ये डेल्टा TF है ना, तो भाई इतनी कमी आएगी, फ्रीजिंग पॉइंट जो है भाई 0.37 से डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस तुम्हारे डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो तुम बताओ कि भाई पानी में सुक्रोज घोला तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है TF जो है वो कितना होगा, तो हम कहेंगे भाई पानी वैसे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है, अब सुक्रोज मिलाओगे तो कमी आएगी, तो वो कमी 0.37 है। ठीक है, तो भाई 0 माइनस 0.37 कर दो, है ना, तो आपका जो आंसर है दैट विल बी माइनस का, है ना, 0.37। तो अभी आपका आंसर क्या बैठा, आंसर फर्स्ट। जल्दबाजी में अगर C कर दिया तो गलती हो जाएगी बच्चों, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ हो गए हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, चाहे नीट हो जेई हो, है ना, पुराने जो पेपर्स है उनमें से रिलेटेड है, तो आई होप सिंपल क्वेश्चन है। अगर क्लास 12 का NCERT या आपका जो भी बोर्ड है, अगर आपने वो चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के थे, अच्छे क्वेश्चन थे, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि आपको इस तरह के अच्छे वीडियोस और मिल जाए। और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।